शेयर करना चाहती हूँ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इंडिया का फर्स्ट पेपर। इसमें पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, व्हाई डिड इंडिया ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म जो कि इंडिया में अपनाई गई है, यहाँ पे 2 एग्जीक्यूटिव होता है, और प्रेसिडेंशियल फॉर्म जहाँ पे 1 एग्जीक्यूटिव होता है जो कि प्रेसिडेंट होता है। और इंडिया ने क्यों पार्लियामेंट्री फॉर्म को ऑप्ट किया ये भी हमें बताना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही डाइवर्सिटी थी और इसलिए ये इंडिया के लिए ऑप्ट किया। और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड था उससे ना इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो अफेक्टेड थे। दूसरा क्वेश्चन है राइट ऑन कोalition फैशन इन इंडियन पॉलिटिक्स एंड रोल ऑफ एंटी डिफेक्शन। एंटी डिफेक्शन एक से दूसरी पार्टी में जाना ये एंटी डिफेक्शन कहलाता है। इन्हें डिटेल में मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगी इसके आंसर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है डिस्कस द इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इफेक्ट ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी ऑन फंडामेंटल राइट। तो 3 तरह की इमरजेंसी होती है आर्टिकल 352 में, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 में स्टेट इमरजेंसी और आर्टिकल 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये 3 तरह की इमरजेंसी होती है, इन्हें हमें डिस्कस करना है इसके इफेक्ट, तो ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हाउ अ लॉ इज पास, फोर्थ क्वेश्चन है हाउ अ लॉ इज पास्ड इन पार्लियामेंट, वेदर देयर इज अ डिफरेंस इन द प्रोसीडियर फॉर पासिंग अ मनी बिल, हाउ अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इज रिसॉल्व्ड। इसमें बताया कि कैसे एक लॉ पास होता है पार्लियामेंट में, ये हमें लिखना है। पहले वो बिल ड्राफ्ट होता है, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास जाता है और फिर वो लोकसभा और राज्यसभा में जाता है। तो ये सारा प्रोसीडियर हमें बताना है इसमें, और ये भी बताना है कि जो मनी बिल है वो दूसरे बिल से ऑर्डिनरी बिल से कैसे डिफरेंशिएटेड है, ये भी हमें बताना है, ठीक है। और फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट प्रिविलेजेस आर अवेलेबल टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 105 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन द जुडिशरी कैन इंटरफेयर इन एक्सरसाइज ऑफ दीज प्रिविलेजेस। तो आर्टिकल 105 में कुछ प्रिविलेजेस दिए गए हैं जो कि सिर्फ पार्लियामेंट्री मेंबर्स को ही मिले होते हैं, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वो कुछ भी बोल सकते हैं पार्लियामेंट्री के हाउस में, मतलब कि लॉ के रिगार्डिंग जो उन्हें लॉ ने पावर दे रखी है उसके रिगार्डिंग वो कुछ भी बोल सकते हैं और उस पर कोर्ट ऑफ एक्शन नहीं होगा, तो उन्हें फ्रीली एक्सप्रेस करने के उनके पास पावर है। और बहुत सारे अदर प्रिविलेजेस भी हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है डिस्कस द स्कोप ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर अंडर आर्टिकल 72 एंड 161 रेस्पेक्टिवली रिलेटिंग टू ग्रांट ऑफ पार्डन एक्सेट्रा एंड टू सस्पेंड रेमिट और कम्यूट सेंटेंस इन सर्टेन केसेस। तो हमें आर्टिकल 72 और 161 देखना है, इसको डिटेल में एक्सप्लेन करना है और ये कुछ नहीं है। और सेवेंथ क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ प्रीएम्बल इन इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट अमेंडमेंट्स हैज बीन कैरी आउट बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो हमें प्रीएम्बल के बारे में बताना है कि प्रीएम्बल पे कितनी बहस हुई थी। पहले इसको पार्ट नहीं मानते थे, बाद में इसको पार्ट ऑप्ट किया गया कि ये पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। और 46th अमेंडमेंट आई थी जो कि सिर्फ प्रीएम्बल में आई थी और इसमें 3 वर्ड सेट किए गए थे, सेकुलर, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी। तो इसको हमें डिटेल में बताना है। 8th क्वेश्चन है द मोस्ट कंट्रोवर्शियल आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज आर्टिकल 356। डू यू थिंक दैट टोटल वाइप आउट ऑफ द रूलिंग party at the state level at parliamentary election will be valid ground for arriving at the conclusion of failure of constitutional machinery in that state? What are your suggestions to check the misuse of Article 356 in the light of the Supreme Court decision on the point? तो हमें पहले आर्टिकल 356 को एक्सप्लेन करना है, उसको हमें देखना है कि ये मिसयूज़ नहीं हो रहा, तो इसको हम कैसे पता लगाएं और सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या एक्शन ले सकती है अगर वो मिसयूज़ हो रहा है तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है कैन पार्लियामेंट बाय एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर दैट द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट विल नॉट बी इनवैलिड नॉट विथस्टैंडिंग द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट डिक्लेयरिंग इट इनवैलिड। इसमें कहा गया है क्या जो पार्लियामेंट में एक अमेंडमेंट लाया जा सकता है कि जो प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन को इनवैलिड घोषित किया गया था हाई कोर्ट के द्वारा, उसको वैलिड डिक्लेयर करा जा सकता है। तो हमें ये डिस्कस करना है रेलिवेंट केस लॉस के साथ, क्रिटिकली एग्जामिन करना है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है प्रेजेंट्स एन एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, क्या ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक अच्छा उदाहरण है।
or legality of the continuance of a council of minister when the house of the people stand dissolved. council of minister की क्या पावर होती है जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है. amendability of the constitution affecting its basic structure, जो संविधान की मूल संरचना को जो प्रभावित करता है, संविधान को संशोधन, मतलब कि संविधान को हम कितना संशोधन कर सकते हैं जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर वो नहीं हो, प्रभावित नहीं हो, इसको हम कितना अमेंड कर सकते हैं. थैंक यू. नाउ द क्वेश्चंस आर ओवर.